जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका सिविल सक्सेस चैनल में। इस कोर्स में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने इस लेक्चर को देखने से पहले फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर में हमने काफ़ी एक्ट्स पढ़े। उस चैप्टर में हमने देखा था कि 1935 में फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने का दावा किया जाता है। एम.एन. रॉय के द्वारा फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने को कहा जाता है विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस। और साथ में ये भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी बनेगी वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होगी। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि जो भी 18 साल से ऊपर होगा वही वोट डाल सकता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट किए जाएंगे वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर किए जाएंगे। ऑगस्ट ऑफर, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी तरफ से पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बात कब की जाती है? अगस्त ऑफर में, जिसे कि लॉर्ड लिनलिथगो अनाउंस करते हैं। इसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के लिए ऑब्जेक्टिव डोमिनियन स्टेटस को रखा जाता है और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी एक्सपेंड किया जाता है, जिसमें कि मेजॉरिटी इंडियंस की होती है। इसके साथ साथ एक बात को और जानना जरूरी है कि इस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा जाता है कि वॉर के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इंडियंस के द्वारा लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शंस। और फ्यूचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। पहली बार इंडियंस के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किया गया और जो कांग्रेस की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसको माना गया और डोमिनियन स्टेटस को क्लियर किया गया। इन जुलाई 1941 में वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एनलार्ज किया गया, जिसमें कि मेजॉरिटी इंडियंस की थी। 12 में से 8 लोग इंडियंस थे, पर अभी भी जो डिफेंस, फाइनेंस और होम का चार्ज था वो ब्रिटिशर्स के पास था। इसलिए कांग्रेस रिजेक्ट कर देते हैं अगस्त ऑफर को। नेहरू जी डोमिनेंट स्टेटस के कॉन्सेप्ट को डेड एज डोरनेल बोलते हैं। वो बोलते हैं मजाक कर रहे हो क्या, 1941 में आप डोमिनेंट स्टेटस की बातें कर रहे हो, ये बातें बहुत पुरानी होगी ना। डोमिनेंट स्टेटस की बातें तो हम 1930 में किया करते थे। और गांधी जी इसे डिक्लेयर करते हैं कि ये गैप बढ़ा रहा है नेशनलिस्ट और ब्रिटिशर्स के बीच में। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब ब्रिटिशर्स देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग बहुत ज्यादा की जाती है तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 1942 में कैबिनेट मिशन को इंडिया लाया जाता है, जिसके मेंबर सर स्टैफर्ड क्रिप्स प्रपोज करते हैं कि ड्राफ्ट बनाया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं, जिसको अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें वो चाहते हैं कि इंडिया के 2 टुकड़े हों और दोनों की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को फ्रेम किया जाए। फाइनली कैबिनेट मिशन को इंडिया लाया जाता है और वो रिजेक्ट कर देते हैं 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आइडिया को, और वो जैसे तैसे करके मुस्लिम लीग को डिस्ट्रैक्ट करके इसके लिए मना लेते हैं। इसमें पहली बार इलेक्टेड देखे जाते हैं अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, बट पार्टीशन के बाद इसमें से कुछ मेंबर पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर मना करते हैं और नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया जाता है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स होती हैं 389, जिसमें से 296 सीट्स को ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किया जाता है और जो रिमेनिंग 93 सीट्स हैं उन्हें अलॉट किया जाता है प्रिंसली स्टेट्स को, जैसे कि राजा महाराजा को। जो भी सीट्स ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट की जाती हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है अलग अलग कम्युनिटीज में, जैसे कि मुस्लिम, सिख और जनरल। जो 296 सीट्स अलॉट की जाती हैं ब्रिटिश इंडिया को, उसमें से 292 मेंबर्स चुने जाते हैं 11 गवर्नर प्रोविंसेस में से, और जो 4 मेंबर बचते हैं वो चारों चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से एक एक चुने जाते हैं। जो भी सीट्स अलॉट की जाती हैं प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स को,
वो पॉपुलेशन के बेस पे की जाती हैं। जैसे कि एक सीट अलॉट की जाती है एवरी मिलियन पॉपुलेशन, जैसे कि 10 लाख के पीछे एक सीट दी जाती है। इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुने जाते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है ये हम आगे प्रेसिडेंट चैप्टर जब आएगा उसमें डिटेल में कवर करेंगे। हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा उस कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में है, और जो प्रिंसली स्टेट्स में रिप्रेजेंटेटिव हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग इलेक्टेड होंगे, कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से इलेक्टेड या नॉमिनेटेड नहीं थी, पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। और जो मेंबर्स चुने जा रहे थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आ रहे थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है, जैसे कि इलेक्शंस में हम खुद वोट नहीं करेंगे, जो हमारे द्वारा चुनकर रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो उनको इलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और डायरेक्टली इलेक्शन कैसे होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस आते हैं उसमें हम भी वोट करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड। और अनडायरेक्टली इलेक्शन किसको बोलते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसमें हम वोट नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो आगे वोट करते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इसमें भी इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते थे जिसके द्वारा मेंबर्स को चुना जाता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हैं वो हेल्ड किए जाते हैं जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं और जो मुस्लिम लीग होती है उसे 73 सीट्स। बाकी जो 15 सीट्स होती हैं वो स्मॉल जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट बचे होते हैं उन ग्रुप्स को 15 सीट्स मिलती हैं। और एक बात जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो 93 सीट्स हमने देखा था कि प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट किए गए वो कभी फिल ही नहीं किए गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उसको दूर रखा गया। जैसे कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन सोसाइटी के सभी रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी, एसटी और वुमेन्स भी इसमें इंक्लूड थे। जैसे कि हमने देखा इंडियन सोसाइटी के सभी लोग इसमें थे नहीं, पर इसमें से गांधी जी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे वो उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ साथ जिन्ना ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो चलिए अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है वो दिसंबर 9, 1946 को होती है और मुस्लिम लीग के द्वारा इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया जाता है क्योंकि वो सेपरेट नेशन की मांग कर रहे होते हैं पाकिस्तान के रूप में। और इस मीटिंग को 211 मेंबर अटेंड करते हैं, जिसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होते हैं। इसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग चल रही थी, इसलिए इसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट कहा जाता है। और उसके बाद जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट किया जाता है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असेंबली में, जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक है। फ्यूचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है और किसी भी लॉ को जो कि ब्रिटिश काल में लाए गए थे उसको रिपील किया जा सकता है। अब जो भी टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स और जो भी इंडिया के आउटसाइड पार्ट्स हैं, उन सभी को इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया कहा जाएगा। इंडिया सबका यूनियन माना जाएगा, इसलिए जो भी टेरिटरीज थी ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट, सभी को इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया कहा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूएसए क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो स्टेट्स को जोड़कर बना हुआ है, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। और हमारा इंडिया ऐसा नहीं है, वो स्टेट्स को जोड़कर इंडिया नहीं बना, इंडिया में से स्टेट्स निकली हैं, इसलिए हम इसे यूएसए नहीं यूनियन कहेंगे। जो भी टेरिटरीज होंगी, ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स, जो भी सब टेरिटरीज होंगी वो इंडियन इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया के अंडर आएंगी। ऑल टेरिटरीज एंड प्रेजेंट बाउंड्रीज, जो भी टेरिटरीज हैं, बाउंड्रीज हैं, वो सभी डिटरमाइन की जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा।
और जो भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स हैं, फंक्शंस जो भी किए जाएंगे वो ऑटोनोमियस होंगे, उसमें कोई भी ब्रिटिशर्स अपनी इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। जो भी कंट्रोल किया जाएगा सब इंडिया के द्वारा किया जाएगा। जो भी पावर होगी, जो भी अथॉरिटी होगी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो सब कुछ अभी लोगों के द्वारा देखा जाएगा, इंडियंस के द्वारा देखा जाएगा। और इसमें आपको ये सब चीज़ें गारंटीड की जाएंगी, सिक्योर्ड की जाएंगी। कौन सी चीज़ें? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए इक्वल होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, सबको आज़ादी होगी, वो कुछ भी सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और कोई भी एक्शन कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स के राज में क्या होता था, अगर आपने उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको उठा के जेल में पटक देंगे। अभी वैसा कुछ नहीं होगा, सबको आज़ादी है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो लॉ के दायरे में होना चाहिए। और एडिक्वेट सेफगार्ड दिया जाएगा माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल एरियाज़ को और डिप्रेस्ड क्लासेस को। और इसी के साथ साथ मेंटेन किया जाएगा टेरिटरी की इंटीग्रिटी को, और जो भी लैंड, सी और एयर पर राइट्स रहेंगे वो इंडियंस के रहेंगे, ब्रिटिशर्स के कुछ भी नहीं होगा। जो भी राइट्स होंगे सभी इंडियंस के होंगे। और प्रमोट किया जाएगा वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को, लोगों का भला किया जाएगा, देश में शांति को फैलाया जाएगा। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है असेंबली में जनवरी 22, 1947 को। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या चेंजेस किए गए इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद? कंट्री की पार्टीशन के बाद जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है, जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी अपनी सीट्स को असेंबली में लेते हैं। जो असेंबली है वो भी फुली सॉवरेन बॉडी है, अपने हिसाब से वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लाए गए किसी भी लॉ को रिपील कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सॉवरेन बॉडी थी वो दो तरीकों से काम कर रही थी, लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। जब भी असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी पर काम करेगी, कौन से लॉ लेकर आने हैं, कौन से लॉज को मॉडिफाई करना है, तब उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो जीवी मालवंकर देखेंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनकर आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स लेके आने हैं, तो उसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद होंगे। मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी में जो भी फंक्शंस होंगे वो जीवी मावलंकर के द्वारा देखे जाएंगे। और जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बन के आएगी तो उसके जो भी फंक्शंस होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा देखे जाएंगे। नवंबर 26, 1949 तक असेंबली दो अलग अलग रोल प्ले करती है। कुछ फंक्शंस देखते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि प्रेम बिहारी नारायण कैलीग्राफर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इन्हें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का राइटर भी माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग और कुछ ऑर्डिनरी लॉ को लागू करते टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए थे। सबसे पहला इंडियन मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ के लिए रेक्टिफाई करना, और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947 को। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जनवरी 24, 1950 को। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जनवरी 24, 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट किया जाता है जनवरी 24, 1950 को। और अब देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए असेंबली 11 सेशन लेती है, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन में। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मेंबर्स ने कम से कम 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। इस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर आया वो 64 लाख था। जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना फाइनल सेशन लेती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंटिन्यू किया जाता है पार्लियामेंट की फॉर्म में। और न्यू पार्लियामेंट की फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन रखे जाते हैं 1951 से 52 के भी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेशन के लिए कुछ कमेटीज भी सेटअप किए जाती हैं, बट वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि सेटअप की जाती है अगस्त 29, 1947 को, जिसके 7 मेंबर्स होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो कि इसके चेयरमैन होते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है नवंबर 26, 1949 को, जिसके बीच प्रेम्बल को लिया जाता है 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स को। फर्स्ट रीडिंग में बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनल ड्राफ्ट, जो कि नवंबर 4, 1948 को असेंबली में पेश किया जाता है।
सेकेंड रीडिंग स्टार्ट की जाती है नवंबर 15 को, जो कि एंड की जाती है अक्टूबर 17, 1949 को। और इसके बीच काफ़ी अमेंडमेंट्स होती हैं, पर कुछ ही अमेंडमेंट्स पर डिस्कस किया जाता है। बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक मोशन पास किया जाता है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पास कर दिया जाता है। इस मोशन को पास डिक्लेयर किया जाता है नवंबर 26, 1914 को प्रेसिडेंट और सभी मेंबर्स के सिग्नेचर्स के साथ। 299 मेंबर्स की असेंबली में से उस दिन सिर्फ 284 मेंबर्स ही एक्चुअल प्रेजेंट थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए थे। तो जानते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में, जो कि लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने पायलट किया कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बहुत ही सूझवान लॉयर थे जिन्हें की प्रोमिनेंट पार्ट माना जाता था असेंबली का, और उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। माना जाता है कि उनको सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, जो कि एक ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे और लीडर थे शेड्यूल्ड कास्ट के, और चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जिन्हें कि मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप को लेकर, इलेक्शंस को लेकर और शॉर्ट टाइटल को लेकर, जो कि फोर्स में आते हैं नवंबर 26, 1949 को। और जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फोर्स में लाई जाती हैं 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को रिपब्लिक डे माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया था, तो उसको नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1950 को क्यों लाया जाता है? बाकी की प्रोविजंस को लागू करने के लिए 2 महीने और क्यों बढ़ाए जाते हैं? नेक्स्ट ईयर क्यों लाया गया? क्योंकि गांधी जी ने 1930 में ही पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट कर दिया था 26 जनवरी को। इसीलिए हम रिपब्लिक डे को जनवरी 26, 1950 को सेलिब्रेट करते हैं। उसी के साथ साथ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है, उसके साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए होते हैं उस सभी को रिपील कर दिया जाता है। इसके साथ साथ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन को भी अबॉलिश कर दिया जाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। पहला जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्या होता है? जैसे कि एक स्टेट में 1 लाख लोग हैं, अभी वो 1 लाख लोग तो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर नहीं जा सकते, तो वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देते हैं कि उनके बिहाफ पर जो भी निर्णय लेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव ही लेगा। तो इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखा जा रहा था, कोई पार्टली इलेक्टेड था और कोई पार्टली नॉमिनेटेड था, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, सभी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि सिंगल वोट ट्रांसफरेबल के द्वारा लाए गए थे। दूसरा, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा लाई गई है। यहाँ पे सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है, बट अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है तो ये सॉवरेन बॉडी कैसे हो सकती है? इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। सबसे ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म यही हुआ कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसने सिर्फ 4 महीने लिए थे कंप्लीट करने के लिए, और इसने 2 साल ले लिए, 2 साल 8 मंथ 11 दिन। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मानी गई, और डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। जो भी इसमें मेंबर्स देखने को मिल रहे थे वो सभी कांग्रेस के द्वारा देखने को मिल रहे थे, तो इसलिए इसको डोमिनेटेड बाय कांग्रेस करके भी क्रिटिसिज्म किया गया। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड, इसका क्रिटिसिज्म ये भी किया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉयर्स और पॉलिटिशियंस इंक्लूडेड हैं, और इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही टफ है, और जो लॉयर्स की लैंग्वेज होती है उसमें ये बनाया गया डोमिनेटेड बाय हिंदूज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग देखेंगे, गांधी जी, नेहरू जी, सब हिंदू, तो इसलिए इसको डोमिनेटेड बाय हिंदू कहकर भी क्रिटिसिज्म किया गया। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले पुराना चैप्टर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी चीज़ें आपके माइंड में छपी रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस का आपको पता चलता रहे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।